आया कुछ? आया कि नहीं आया? सही बताओ। चलो कहां तक क्या था आपने? एक बार इमेज समझा दे वापस। मैं पूछूंगा अभी, रुक जा। इतना जोर से यस सर आ रहा है ना, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आगे बढ़े। यस सर। यस सर, नो सर। ये अपना प्लेसेंटा। कहाँ है? ये प्लेसेंटा। ये लवली लवली। ये है अम्लाइकल वेन। ये अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है। ये अम्लाइकल कोड जा रहा है। ये कौन जा रहा है? इंफीरियर वेना के बाद किधर जा रहा है बेवकूफ? हार्ट में जा रहा। ये किधर जा रहा है भाई? हार्ट में। कल आए थे ना आप क्लास में सब? तो फिर याद है। नहीं आया उसको मेरी गलती नहीं है। आराम से आराम से, कल भी आ सकते हो आप। आज नहीं भी आओ तो कोई ना, कल भी आप आ सकते हैं। ठीक है, आप देखो। ये इंफीरियर वेना के बाद जा रहा है, ये अम्लाइकल वेन जा रही है। अब देखो अम्लाइकल वेन कहां से निकलती है? यहां से प्लेसेंटा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा याद कर लो कि भाई प्लेसेंटा पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अम्लाइकल वेन प्लेसेंटा से निकली। सही बात है, प्लेसेंटा से निकली। कहां जा रही है? फीटस की तरफ जा रही है। तो ये फीटस है, यहां से स्टार्ट होता है फीटस, तो ये अम्लाइकल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये फीटस की तरफ जा रही थी, जा रही थी। जाते जाते बीच में ख्याल आया कि मैं इधर जा रही हूँ, इंफीरियर वेना के पास से मिलना है। मिलने से पहले क्या होता है इसमें? एक दूसरी एक डक्ट आती है, ये डक्ट है लो। अगर ये डक्ट नहीं होती तो ये अम्लाइकल वेन जाती लीवर में। कहां जाती सर? डक्ट आ गई, डक्ट ने बोला लीवर में नहीं जाना है। कहां जाना है तेरे को? इंफीरियर वेना केवा में। तो डक्ट लिखो। डक्ट लिखना नहीं है, मतलब मन में लिखो। डक्टस। ये कौन सी वेन है? अम्लाइकल वेन। ये कौन सी वेन है? कौन सा है? इंफीरियर वेना केवा। ये भी वेन, ये भी वेन। जब दो वेन को कोई ट्यूब कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं विनोसस। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया डक्टस, डक्टस, डक्टस। वाह, इतना याद होगा आपको फीटल सर्कुलेशन की, जिंदगी भर याद रखोगे। डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस। ये कहां जा रहा है? इंफीरियर वेना केवा। इसका मतलब इसने किसको बाईपास किया? लीवर को बाईपास किया। वाह वाह वाह। किसको बाईपास कर गया? लीवर को। अब ये ब्लड यहां पर कैसा था? ब्लड ऑक्सीजनेटेड। यहां पर डीऑक्सी, यहां पर भी ऑक्सी। अब यहां पे ब्लड कैसा है? वाह क्या टैलेंट है। कौन सा ब्लड है? हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब राइट एट्री में जो ब्लड गया वो कैसा है? जाना कैसा चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड। हमारे में कैसा जाता है? डी, क्योंकि हमारे में सेफ ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें मिक्स है, तो मिक्स ब्लड गया। अब आपको पता है ये लंग्स है, कैसा होना चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूँ जो नॉर्थ सेट में आएंगे। कैसे बताऊं? एक कर दूं ऐसे, इसको कर दूं ऐसे। सर ऐसा क्यों बनाया? यहाँ से नॉर्थ सेट में दो क्वेश्चन आते हैं इस। हाँ वो मतलब, अरे कैरिना नहीं, कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कैरिना जगह का नाम। एक को सीधा किया, उसको आड़ा किया, उसके पीछे एक रीजन है। चलो छोड़ो, उसको बाद में बात करेंगे। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। एक इधर जाती है और एक उधर जाती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है फीटस का लंग्स क्या है? ये लो, इसका लंग्स कैसा कर दूं? नॉन फंक्शनल। सही है। कौन सा फंक्शनल? अब हमारे में क्या होता है? देखो हम साथ साथ में पढ़ेंगे, हम हर बात में हमारा साथ में रखेंगे। हमारे में जितना ब्लड राइट एट्री में आता है, पूरा का पूरा राइट वेंट्रिकल में आता है, पूरा का पूरा पल्मोनरी आर्टरी में आता है, पूरा का पूरा लंग्स में जाता है, और प्योर का होता है लंग्स में। लेकिन बच्चे में तो लंग्स है ही नहीं, मतलब नॉन फंक्शनल है। इसका मतलब जो ब्लड यहाँ से आया उसका 70% ब्लड किधर जाएगा? इसका मतलब जाएगा कैसे? कुछ न कुछ रास्ता है, हॉल है कुछ न कुछ, तो इसके बीच में एक हॉल है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं होगा तो ब्लड जाएगा कैसे? फीटस ग्रो कैसे करेगा? तो 70% ब्लड इस एक हॉल के थ्रू। इस हॉल का नाम क्या है? अरे बाप जी, धीरे धीरे फट जाएगा। फोरामेन। फोरामेन ओवेल। क्वेश्चन आता है किस किस के बीच में होता है? लेकिन याद रखना, अभी भी लिखना जरूरी है। बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ लिखोगे इस फोरामेन ओवल को एएसडी बोलते हैं। अगर यहाँ पे आफ्टर बर्थ लिख दिया ना तो ये फोरामेन ओवल नहीं है, ये एएसडी है। ये डिजीज है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, जन्म से पहले नॉर्मल है। ये फोरामेन ओवल में ब्लड आ गया इधर। अब 30% ब्लड कितना? स्ट्राइकोस्पिड वॉल है। ये कौन सा वॉल है? ये लो, तीन ट्राइकोस्पिड वॉल बोलते हैं इसको। कौन सा वॉल बोलते हैं? 30% ब्लड कहां गया? स्ट्राइकोस्पिड वॉल से इधर आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से 30% ब्लड किसमें आया? पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है कि लंग्स मैच्योर नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती? एरोटा। कहां जाता है? बॉडी में। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन है? एरोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? डक्टस विनोसस। तो ये भी क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। तो इसका क्या नाम दे दूं? ये नॉर्मल है, तीनों चीजें नॉर्मल है। डक्टस ऐसा चलता रहता है, जब तक जन्म नहीं होता तब तक यही चलता रहता है, क्योंकि लंग्स ज्यादा काम करते नहीं है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसस है, ये फोरामेन ओवल है, ये डक्टस विनोसस है। समझ में आ गया फीटस सर्विस? अब हम क्या करते हैं? बच्चे का जन्म करवाते जन्म। बच्चा जो ही जन्म होता है, इंस्पिरेट करता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं और वो जोर से रोता है। फर्स्ट एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। प्राइमरी अपनी 20 सेकंड तक होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है 20 सेकंड से ज्यादा, तो उसको रेस्पिरेशन यूनिट बोलते हैं ना। तो बच्चा जो ही सांस अंदर लेगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे। लंग्स एक्सपेंड होंगे इसका मतलब लंग्स खुल जाएंगे। खुल जाएंगे इसका मतलब 100% ब्लड किधर आएगा? लंग्स की तरफ आएगा। तो ये काम, ये इसका कोई काम नहीं है। सीधी सी बात, इसका काम नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर ये रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो ये फोरामेन ओवल क्या हो जाना चाहिए? बंद। ये बीच में ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, ये हो जानी चाहिए बंद। ये भी हम काट देंगे तो ये भी क्या हो जानी चाहिए? बंद। तो ये भी बंद हो जाना चाहिए।
तब बच्चा ग्रो करेगा। ये भी बंद हो जाना चाहिए, तब बच्चा ग्रो करेगा। और ये भी बीच वाली ओपनिंग क्या हो जानी चाहिए, बंद, तो बच्चा ग्रो करेगा। अब जो ही बच्चे ने सांस अंदर लिया, लंग्स खुले, 100% ब्लड गिराएगा, तो ये हो जाता है बंद। बंद होने के दो तरीके हैं, एक तो होता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एक होता है फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमी का मतलब होता है इसके ऊपर ढक्कन आने में, ग्रो करने में, टिश्यू का ग्रोथ आने में, टिश्यू का कवर आने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 5 महीने। लेकिन फिजियोलॉजिकल तो तुरंत बच्चा जो ही रोया विद इन 2 3 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो सबका फिजियोलॉजिकल विद इन 5 मिनट। तो याद ही नहीं रखना, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग विद इन 5 मिनट। सबसे पहले पूछ ले तो अम्बिलिकल आर्टरी विद इन 2 मिनट, बाकी सबका 5 मिनट। तो सबकी, इसकी डक्टस वेनोसस की, फोरामेन ओवल की, डक्टस आर्टेरियोसस की, अम्बिलिकल आर्टरी की और अम्बिलिकल वेन की, पांचों की फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग विद इन 5 मिनट। और उसमें भी सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी। तो फिजियोलॉजी तो किसी की याद नहीं रखनी, लेकिन एनाटॉमिकल तो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छा होगा, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग धीरे धीरे होगी। तो जब कोई क्लोज होता है, जैसे हमारे को लग जाती है, घाव रह जाता है 4-6 वीक बाद, 8 वीक बाद, उसको हम स्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या हम उसको स्कैब बोलते हैं, या हम उसको रेमिनेंट बोलते हैं, निशान, या हम उसको ऑब्लिटरेंस बोल सकते हैं। चारों का एक ही मीनिंग है। तो जब ये बंद होगा तो यहाँ पर एक निशान रह जाएगा, तो रेमिनेंट। इसका जो ऑब्लिटरेंस होता है, फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, उस निशान को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाता है, तो डक्ट एक टाइप का लिगामेंट है। डक्ट भाई कोई प्लास्टिक का है नहीं, टिश्यू का ही है कोई डक्ट, तो टिश्यू का कोई बच जाता है पार्ट, ऐसे ही बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। डक्टस वेनोसस बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं लिगामेंटम विनोसम। क्या बोलते हैं? डक्टस का नाम क्या कर दो? लिगामेंटम। ये बंद होने के नाम है, कि बंद होने के बाद में जो रेमिनेंट बचता है, जो निशान बचता है, जो ऑब्लिटरेंस बचता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो डक्टस आर्टेरियोसस का लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सस का सम हो जाएगा, एसयूएस का एसयूएम, एसयूएस का एसयूएम हो गया, डक्टस की जगह लिगामेंटम नाम लिख देंगे, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, फोरामेन ओवल का फोसा ओवेलिस। सही बात है। ये एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है? 1 ईयर में। फोरामेन ओवल की एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है? इसकी होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग 1 to 3 मंथ, 1 to, इसकी होती है 7 डेज। एनाटॉमिकल क्लोजिंग इसकी कब होती है? ये बातें समझ में आ गई? हर एक वर्ड में क्वेश्चन है, क्योंकि जहां तुम कंफ्यूज हो रहे हो वही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ से 1 ईयर, इसका 1 to 3 मंथ, इसका 7 डेज। दो चीजें और बच गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अम्बिलिकल वेन है, उसका रेमिनेंट का नाम बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसमें अम्बिलिकल विनोसम नहीं है, लिगामेंटम टेरस है। अम्बिलिकल वेन को काटने के बाद में जो उसका रेमिनेंट बचता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरस। क्या बोलते हैं? टेरस। ये याद रखना बहुत जरूरी है, लिगामेंटम टेरस। क्या समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आई क्या अच्छे से? अब बाई चांस, अब हम एब्नॉर्मल की तरफ जाते हैं। बाई चांस बच्चे को बंद नहीं हो, अगर ये फोरामेन ओवल बंद नहीं हो, इसी को ही बोलते हैं जन्म के बाद ओपन रह जाए तो एएसडी। अगर बाई चांस फोरामेन ओवल बंद नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं? एएसडी का मतलब क्या है? जन्म के बाद की बात चल रही है। आर्टेरियल आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एएसडी? दो एटीएम के बीच में कनेक्शन आफ्टर बर्थ इज एब्नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? अगर ओपनिंग या नीचे की साइड है तो बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम। क्या बोलते हैं? जन्म के बाद की बात कर रहा हूं, ऑस्टियम प्राइमम। अगर बीच वाला है, ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम सेकेंडम। और जस्ट ऊपर की साइड है, ऑस्टियम विनोसम, ऑस्टियम या साइनस विनोसम, एक ही बात है। तो साइनस विनोसम। ये 3 मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? बीच वाला। अभी ये नॉन सेट में क्वेश्चन गया था, मोस्ट कॉमन एएसडी कौन सा होता है? बीच वाला, ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक है, यहां तक ठीक है? बस ठीक है। अब एएसडी का ट्रीटमेंट, अब एक सवाल पूछूं मैं छोटा सा, एएसडी साइनोटिक डिजीज है या एसाइनोटिक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एएसडी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है या साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट? और पीडीए, पीडीए क्या होता है पहले मैं समझा देता हूं। डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो गया तो निशान को क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरी। अगर फोरामेन ओवल बंद नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? एएसडी। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसी का नाम क्या हो जाता है? पीडीए। क्या हो जाता है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पीडीए क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस का खुला रह जाना। जो नॉर्मल ओपनिंग थी जन्म से पहले, जन्म से पहले नॉर्मल थी, दो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में, किस किसके बीच में? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में नॉर्मल कनेक्शन था, होना चाहिए था। जन्म के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर जन्म के बाद में प्रेजेंट रह गया तो इसके आगे लगा दिया पी, पी का मतलब है पेटेंट। डी सेम है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पीडीए कौन सा डिसऑर्डर है और एएसडी कौन सा डिसऑर्डर है बताओ? इसमें से साइनोटिक कौन सा है और एसाइनोटिक कौन सा है? है? ये कॉन्सेप्ट है, रटोगे तो जिंदगी भर रटते ही रहोगे। दोनों एसाइनोटिक है या दोनों साइनोटिक है या एक साइनोटिक है एक एसाइनोटिक है? दोनों एसाइनोटिक डिसऑर्डर है। दोनों में पेशेंट को कभी साइनोसिस नहीं होगा। किसमें? किताबों में। पेशेंट को हो सकता है, नौ सेट पास करना है तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोनों में साइनोसिस नहीं होगा। ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है। कोई बताएगा क्यों है ये साइनोटिक? जब जब इस दुनिया में फिक्स रूल है, ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। मैंने बोला जो ही बच्चे ने जन्म लिया, लंग्स एक्सपेंड हुए, इसका मतलब ये रास्ता खुल गया। तो बताओ ज्यादा प्रेशर किस साइड है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो ब्लड लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट। ब्लड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है। अगर बाई चांस माना कि ये बंद नहीं हुआ, अगर बाई चांस बंद नहीं हुआ, तो ब्लड जन्म से पहले किधर जा रहा था? इधर से इधर। लेकिन जन्म के बाद ब्लड इधर से इधर नहीं जाएगा,
ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है और ब्लड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, उसको हमेशा ए साइनो। जब भी ब्लड इधर से इधर आएगा साइनोसिस नहीं होगा पेशेंट को। हालांकि सर क्यों नहीं होगा? ब्लड तो कम हो गया, हाँ ब्लड कम हो गया, लेकिन साइनोसिस नहीं होगा। ब्लड आता ही नहीं मिलेगा बॉडी को, फिर भी साइनोसिस नहीं होगा। इसका रीजन है वो बाद में पढ़ने वाले हम। तो ब्लड जब भी लेफ्ट से राइट जाएगा, साइन इसमें भी देख लो, जन्म से पहले ब्लड किधर जा रहा था? राइट टू लेफ्ट। जन्म से पहले किधर जा रहा था? राइट टू, क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन ज्यादा था। जो ही बच्चे ने सांस ली, लंग्स खुल गया, अब ब्लड आएगा इधर से इधर। अगर ये ओपनिंग रहेगा, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, अगर डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं हुआ, अगर पीटीए रह गया, तो ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरीज से एरोटा नहीं जाएगा, एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी जाएगा। और एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी जाएगा तो कभी भी साइनोसिस नहीं होगा। तो बॉडी में कम सप्लाई होगा, बॉडी में जितना ब्लड चाहिए उतना सप्लाई नहीं होगा, फिर भी पेशेंट को साइनोसिस नहीं होगा। पेशेंट को साइनोसिस कब होता? चाहे ब्लड ज्यादा दे दो लेकिन कचरा दे दोगे तो नुकसान है, ब्लड चाहे कम दो लेकिन प्योर प्योर दो तो मरीज को साइनोसिस नहीं होता। कैसे? अभी इसको समझ में नहीं आया। एक बात, एक कोई बर्तन है आपके पास, उसमें 10 सेब है, 10 एप्पल है, उनमें से 2 एप्पल सड़ गई है। 2 तरीके हैं, आप किसी को एप्पल खिलाना चाहते हो। एक तो ये तरीका है कि बाकी वाली एप्पल को सड़ने से बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो? 2 एप्पल को निकाल के फेंक सकते हो, तो बाकी वाली वो एप्पल सही रहेगी या वो सड़ जाएगी। और अगर बाई चांस वो एप्पल 2 पड़ी है सड़ी हुई, उसको उसके अंदर ही रखे, 2 एप्पल और अच्छी लाके उसके अंदर डाल दिया आपने, चाहे चाहे और सड़ी हुई एप्पल उसके अंदर डाल दिया, एप्पल तो नंबर बढ़ गए, 10 की जगह आपने 12 कर दी, 14 कर दी, लेकिन कल के दिन आप देखोगे उसमें सड़ी हुई एप्पल पहले 2 थी, अब 4 मिलेगी आपको, 5 मिलेगी। आपने एप्पल के नंबर तो बढ़ा दिए लेकिन एप्पल सड़ चुकी है। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर? मीनिंग ये है कि ये आपका हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को सप्लाई करता है। अगर बाई चांस ब्लड इधर से इधर जाएगा, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब भी राइट साइड वाला ब्लड इधर जाएगा, तो जो ये ब्लड इसको भी क्या कर देगा? इम्प्योर कर देगा। क्या कर देगा? इम्प्योर। तो बॉडी को सप्लाई कौन सा हो रहा है? इम्प्योर ब्लड हो रहा है। और अगर बाई चांस ये हार्ट है, यहां से पेशेंट को सप्लाई हो रहा है ब्लड, ये ब्लड पहले माना कि एक हार्ट बीट में 70 ml नीचे आ रहा था अडल्ट में, अब क्या हुआ? ब्लड आधा इधर जा रहा है, माना 20 ml इधर चला गया, पीछे बचा 50 है, लेकिन जितना बचा वो क्या है? प्योर है। तो पेशेंट का सांस फूल सकता है, पेशेंट एक्टिविटी करेगा तो सहन नहीं कर पाएगा, थकान हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है? कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, जितना ब्लड चाहिए बाहर नहीं निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन होगा क्योंकि ब्लड उधर जा रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, उधर ब्लड जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन होगा, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक फेलियर होगा, लेकिन पेशेंट को साइनोसिस नहीं होगा। तो जब भी ब्लड लेफ्ट से राइट जाता है तो कार्डियक फेलियर होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन साइनोसिस। क्या ये बात समझ में आई? और अगर ब्लड इधर से इधर आएगा, कौन सी डिजीज में ब्लड इधर से इधर आता है? साइनोटिक, ऑल साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ऑल कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट में ब्लड राइट टू लेफ्ट आता है, राइट टू लेफ्ट आता है। जैसे टॉप, जैसे टॉप और ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टेरियोसस। एक डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं आइसन-मेंजर सिंड्रोम। आइसन-मेंजर सिंड्रोम ये 4-5 डिसऑर्डर है जिसमें साइनोसिस होता है, वो आप पीडियाट्रिक में पढ़ने वाले हो सारे। तो कुल मिला के आप क्या-क्या सीखे कि फोरामेन ओवल बंद होने को क्या बोलते हैं? खुला रह गया तो क्या बोलेंगे? बंद होने को क्या बोलते हैं? खुला रह गया तो क्या बोलेंगे? कब बंद होता है? ये कब बंद होता है? इसकी मैं पूरी टेबल बना दूंगा। आपको पीटर सर्कुलेशन के बारे में कुछ चीजें बेसिक बातें समझ में आई? इसके आगे जो भी पढ़ोगे वो आप पीडीएफ में पढ़ोगे। समझ में आ गया बात? ये पीटर सर्कुलेशन का एकदम बेसिक बेसिक है। अब इसकी टेबल बना लो एक। ये तो ठीक है, लिखोगे इसको? लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? इसकी टेबल है हमारे पास, देखो ऐसी, ये सब लिखा हुआ है इसमें, सब लिखा हुआ, वो इमेज है बस, ये समझने के लिए इमेज थी। मेरे हिसाब से मैं आपको टेबल बना लिखवा देता हूँ आपको। ये तो समझ लिया होगा ना क्या है? मिटा दूं? मिटा दूं? कुछ है नहीं समझने का। ये लिख लो टेबल। देखो इधर लिखने से पहले देखो, ये अम्बिलिकल आर्टरी सबसे पहले बंद होती है, सुन लो, सबसे पहले बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं लेटरल एंड मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। बंद होने को क्या बोलते हैं? रेमिनेंट का मतलब न्यू स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अम्बिलिकल वेन। हम क्या करते हैं, कई बार कोड कटिंग 2 से 3 मिनट लेट करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि 2-3 मिनट लेट करते हैं। पहले अफगान स्कोर करते हैं, मरीज का सबसे पहले हम सेक्शन करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? एयर पेटेंसी, पहले माउथ से फिर नोज से बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं। अम्बिलिकल कोड कट नहीं करते, 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कोड में लगभग 80 से 100 ml ब्लड होता है, बच्चे को एनीमिया से बचाता है, हाइपोवोलेमिया से बचाता है, मदर के लेवल से बच्चे को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, फिर हम कोड कट करते हैं, कोड क्लेम करके फिर कट करते हैं। तो लगभग अम्बिलिकल वेन में थोड़ा सा बाद में कट करते हैं, सबसे पहले ये क्लोज हो जाती है, उसके बाद ये होती है, क्योंकि 80 से 100 ml ब्लड होता है इसलिए। बंद होने के बाद इसके निशान को क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ये डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस फंक्शनल सारी 5 मिनट है, एनाटॉमिकल 7 दिन, जब कोड गिर जाता है 7 दिन है। और बंद होने को क्या बोलते हैं निशान को? लिगामेंटम विनोसम। डक्टस आर्टेरियोसस फंक्शनल कितने मिनट में? 5 मिनट में, सबका 5 मिनट है। एनाटॉमिकल 1 से 3 महीने। बंद होने को क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। फोरामेन ओवल फंक्शनल 5 मिनट में, एनाटॉमिकल 1 ईयर में। बंद होने को क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, इफ नॉट क्लोज तो डिसऑर्डर बन जाता है, इफ नॉट क्लोज तो डिसऑर्डर बन जाता है। यहाँ लिख सकते हो डक्टस आर्टेरियोसस लिख देते हो पीडी हो जाता है, फोरामेन ओवल की जगह एएसडी हो जाता है, बस 2 का नाम लिख सकते हो। ये पूरा फीटल सर्कुलेशन का शॉर्ट समरी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। समझ में तो आया ना? फन्निस किसको बोलते हैं? फन्निस अम्बिलिकल कोड का दूसरा नाम होता है फन्निस। कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फन्नाइटिस, ऐसे मत कर लेना, इन्फ्लेमेशन ऑफ अम्बिलिकस। हां क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फन्नाइटिस। फन्नाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ऐसा कभी नहीं आएगा अम्बिलिकुलाइटिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जिसका नाम मैच नहीं हो रहा है, तो फन्नाइटिस ही आएगा। व्हाट इज बुर्साइटिस? बुर्साइटिस BURSITIS नहीं याद है, अलग नाम होता है वही एग्जाम में कि बुर्साइटिस क्या होता है नहीं पता, सच में नहीं पता। बुर्साइटिस नहीं पता मैम? अरे हमारे जॉइंट के अंदर एक पानी होता है इसको बुरसा बोलते हैं,
उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, जॉइंट कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है बुर्सा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बुर्सा इन द जॉइंट इज कॉल्ड बुर्साइटिस। नहीं याद है? वाह भाई। जो चीजें एग्जाम अलग दिखती है ना वही पेपर, एक बार एक पेपर में क्वेश्चन था एकदम बेसिक, व्हाट इज कोएनल अट्रेसिया? कोएनल अट्रेसिया, ऑप्शन ए अट्रेसिया ऑफ एनस, ऑप्शन बी अट्रेसिया ऑफ कंबाइंड एनस एंड कुछ नाम दे दिया जैसे वेजिनल ट्रैक्ट, कोएनल नाम था ना, और तीसरा दे दिया ब्लाइंड ओपनिंग इन द नेजोफेरिंक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसने नहीं पढ़ी कर रखी वो रेक्टम में और उसमें उलझ जाएगा, वो सोचेगा कोएनल। अच्छा। किसी का नेजोफेरिंक्स कंजेनाइटली बंद होता है तो उसको कोनल अट्रेसिया बोलते हैं ना, जिसका नेजोफेरिंक्स बंद होता है तो वो सांस भी मुंह से लेता है, खाना भी मुंह से खाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोनल अट्रेसिया में क्या रिस्क रहता है, फीडिंग ड्यूरिंग, क्या हो सकता है फीडिंग के टाइम, क्या हो सकता है चोकिंग हो सकता है, तो चोक ड्यूरिंग फीडिंग, जब वो खाना खा रहा है उस समय उसके बच्चा छोटा है तो ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो मुंह से ही तो सांस लेना पड़ रहा है, मुंह से खाना खाना पड़ रहा है, तो उसमें चोक होने के चांसेस रहते हैं कोनल अट्रेसिया में। रेस्पिरेटरी में पढ़ते हो आप कोनल अट्रेसिया। कोनल के से स्टार्ट नहीं होता, CHONL कोनल। हो गया? तो मैं पीटल सर्कुलेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछो कभी गलत तो नहीं होगा, समझ में भी आ गया? समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़े, बोलो। हाँ सही है, सर सर कर रहे हैं। लिख लिया? नाम सुना टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट? क्या होता है? क्या होता है? टेट्रा मींस फोर, लॉजी मींस स्टडी, फैलेट मतलब एक पर्सन था, पर्सन ने बताया एक साथ चार डिसऑर्डर होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं और उसमें पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस होता है, इसको बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में कितने डिसऑर्डर होते हैं? चार। कोई नाम बता सकता है? अब रटते रहो, कौन कौन सा? हाँ हाँ बताओ देखे। हाँ। बताओ बताओ। ASD, ASD गलत, गलत हो रहा है। इसीलिए क्या एग्जाम में यही दिक्कत होती तुम लोगों की, रटने वाला टॉपिक नहीं था, ये रटने वाला टॉपिक नहीं था, एक की वजह से चारों हो रहे थे, एक को याद कर लेते चारों याद हो जाते, लेकिन तुम रटने के चक्कर में रह गए। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में चार डिसऑर्डर होते हैं, पेंटालॉजी में एसडी आता है, टेट्रालॉजी में एसडी नहीं आता। अगर एग्जाम में पूछे पेंटालॉजी ऑफ फैलोट में क्या होता है तो एसडी है, टेट्रा में नहीं है। देख लो इधर ध्यान दो क्या होता है, सुनो, ये हार्ट है, ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट एट्रियम है। ये कौन सी आर्टरी है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टॉप, इसको क्या बोलते हैं? टॉप में चार होते हैं, टेट्रा का मतलब भी चार है। देखो सबसे पहला याद करना है यहाँ से, अपने आप ये तीन याद हो जाएंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब है मरीज को कंजेनाइटली, जन्मजात, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। क्या हुआ? क्या हुआ? एक होता है स्टेनोसिस, एक होता है अट्रेसिया, एक होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है? स्टेनोसिस का मतलब है कोई भी ट्यूब लाइक ऑर्गन है वो नैरो हो जाना, उसकी ओपनिंग क्या हो जाना, नैरो, उसका ल्यूमेन क्या हो जाना, नैरो हो जाना। कोई भी एक ट्यूब लाइक ऑर्गन जिसका ल्यूमेन नैरो हो जाना स्टेनोसिस कहलाता है। अट्रेसिया बंद हो जाना, कोई भी ट्यूब लाइक ऑर्गन है उसकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना, ये तो दोनों एक ट्यूब का डिसऑर्डर है। फिस्टुला क्या है? दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन हो जाना, दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन हो जाना। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है जो हम हेमोडायलिसिस में करते हैं, और पैथोलॉजिकल भी हो जाता है, कोई डिसऑर्डर होता है खूब सारे। तो फिस्टुला का मतलब है दो ट्यूब के बीच में कनेक्शन, अट्रेसिया का मतलब है ट्यूब बंद हो जाना, स्टेनोसिस का मतलब है ल्यूमेन नैरो, इसमें क्या हुआ है, नैरो हुआ है। नैरो हुआ, जैसे आप पढ़ोगे पाइलोरिक स्टेनोसिस, पढ़ते हो आप लोग, रेक्टल स्टेनोसिस, आप अधिक पढ़ते हो बहुत, आप एक डिसऑर्डर पढ़ोगे पीछे में ड्यूडेनल अट्रेसिया, ड्यूडेनम बंद हो जाता है, आप पढ़ते हो इसोफेगल अट्रेसिया, आप पढ़ते हो ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला, ये नाम यहीं से निकलता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी क्या हो गई, नैरो हो गई, नैरो हो गई, तो जितना ब्लड वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है नॉर्मली होता है हर बीट के साथ में, तो पीछे से फ्लो जोर से प्रेस लगाएगा, आगे जाने की जगह नहीं है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में पहले नंबर पे क्या है,
पल्मोनरी स्टेनोसिस। पहले नंबर पे क्या है? अब आगे जाने की जगह नहीं है तो ब्लड किधर जाएगा? बैकफ्लो, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी। अरे ब्लड बार-बार पीछे जाएगा तो राइट वेंट्रिकल लोहे का तो है नहीं, उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दूसरे नंबर पे क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। समझ में आया? अब उसकी वजह से नॉर्मली एरोटा कहां से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब राइट वेंट्रिकल की साइज बढ़ेगी तो एरोटा इसका भी ब्लड ले जाने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। राइट का मतलब है चलना, ओवर का मतलब है कहीं से चलना चाहिए और कहीं से चल रहा है। ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। एरोटा नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए, लेकिन इसमें एरोटा इसका ब्लड ले जा रहा है। इसका मतलब एरोटा बॉडी में इसका ब्लड ले जा रहा है, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। नंबर 4। अब सुनो, आपने वीएसडी नाम सुना है? आपने एएसडी नाम सुना है? एएसडी क्या था? फोरामेन ऑयल क्या था? दो एट्रियम के बीच में कनेक्शन। फोरामेन ऑयल था, दो वेंट्रिकल के बीच में जन्म के बाद में कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? अब देखो ये वीएसडी दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब मेरे को ये बताओ, ये नैरो हो गया तो हार्ट का प्रेशर किधर ज्यादा है? राइट साइड। अगर ये नैरो नहीं होता तो प्रेशर किधर ज्यादा होता? लेफ्ट साइड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वीएसडी साइनोटिक है या एसाइनोटिक? एसाइनोटिक। सिंगल वीएसडी कभी भी साइनोटिक नहीं हो सकता। जब तक पल्मोनरी स्टेनोसिस नहीं होगा, जब तक टॉप नहीं होगा, तभी कभी भी वीएसडी साइनोटिक नहीं हो सकता। क्यों? वीएसडी का मतलब क्या है? दोनों वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है, तो ब्लड हार्ट का प्रेशर किधर ज्यादा है? लेफ्ट साइड है, तो ब्लड लेफ्ट से राइट जाएगा। लेकिन जिस दिन भी टॉप होगा उस दिन वीएसडी साइनोटिक है। तो 4 नंबर पे वीएसडी। अगर वीएसडी टॉप के साथ है तो वीएसडी साइनोटिक है, और वीएसडी अकेला है तो वीएसडी एसाइनोटिक है। वीएसडी अकेला है तो वीएसडी एसाइनोटिक है, क्योंकि और कुछ दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ वीएसडी है किसी को तो कभी भी साइनोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट के लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट ब्लड जाएगा। और अगर वीएसडी बाई चांस इधर से इधर ब्लड जा रहा है किसी कारणवश, चाहे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया या कुछ भी दिक्कत हो गई, तो वीएसडी साइनोटिक है। एक बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया कि ऐसी कोई कंडीशन, नॉर्मली तो वीएसडी एसाइनोटिक होता है, नॉर्मली वीएसडी एसाइनोटिक होता है, लेकिन बाई चांस ऐसी कंडीशन जिसमें वीएसडी रिवर्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं? वीएसडी साइनोटिक हो जाए उसको क्या बोलते हैं? टॉप के तो 4 होना जरूरी है ना। अगर बाई चांस वीएसडी रिवर्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वापस समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, सुन लो। नॉर्मल वीएसडी कैसा होता है? एसाइनोटिक। अगर वीएसडी रिवर्स हो जाए, मतलब राइट से लेफ्ट ब्लड जाने लग गए, उस वीएसडी को क्या बोलोगे? आइसन मेंजर सिंड्रोम। आइसन मेंजर सिंड्रोम, ऐसी कंडीशन जिसमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है किसी कारणवश, उसको बोलते हैं आइसन मेंजर सिंड्रोम। तो आइसन मेंजर सिंड्रोम साइनोटिक हुआ, एसाइनोटिक हुआ? साइनोटिक हुआ। आइसन मेंजर सिंड्रोम कैसा हुआ? साइनोटिक हुआ, क्योंकि नॉर्मली तो ब्लड किधर जाता है? लेफ्ट से राइट जाता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जिसमें ब्लड इधर से इधर जा रहा है तो वो साइनोटिक डिसऑर्डर हुआ। तो आइसन मेंजर सिंड्रोम में क्या होता है? ओपनिंग में ब्लड इधर से इधर जाता है किसी कारणवश, तो आइसन मेंजर सिंड्रोम को बोलते हैं आइसन मेंजर सिंड्रोम। इसको बोलते हैं रिवर्स वीएसडी, ब्लड जाएगा राइट टू लेफ्ट, बस इतना सा लिखना होता है। आइसन मेंजर सिंड्रोम का मतलब है रिवर्स वीएसडी, ब्लड जाएगा राइट से लेफ्ट। और नॉर्मली वीएसडी कभी भी एग्जाम में आ जाए हमेशा लेफ्ट टू राइट याद रखना है। टॉप के साथ आए तो ऑफकोर्स राइट टू लेफ्ट है। तो टॉप में कितने डिसऑर्डर हो गए? 4। एक की वजह से चारों है, एक याद कर लो, अपने आप चारों याद हो जाते हैं। जब टॉप का आप मरीज का एक्सरे देखते हो तो सूज देखा आपने? सूज, तो आप एक्सरे देखते हो तो हार्ट ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बूट शेप हार्ट। कैसा हार्ट? क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है, राइट वेंट्रिकल की साइज बढ़ी है, और जब राइट वेंट्रिकल की साइज बढ़ती है तो पहले राइट वेंट्रिकल इतना सा था, अब राइट वेंट्रिकल इतना सा हो गया है, ऊपर भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, इसको बोलते हैं बूट शेप हार्ट, शूज शेप हार्ट। टॉप में आता है। ये सारे आप पीरियड में पढ़ने वाले हो, बेसिक बता दिया आपको, ठीक है। चलो, तो साइनोटिक डिसऑर्डर हो गया, ये टॉप। कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट का पेशेंट होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हल्का सा। एक पेशेंट है, वो फिलहाल कम ऑक्सीजन पे है, या 2 लीटर पे, या 3 लीटर पे, या 4 लीटर पे। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी? ऑप्शन 1, पेशेंट सो रहा है। ऑप्शन 2, मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है। ऑप्शन 3, ब्लड सैंपल ले रहे हैं। ऑप्शन 4, क्या डालूं? इनमें से कोई नहीं। क्या कारण बताओ मुझे, कारण तो बताओ। कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में जब जब ऑक्सीजन डिमांड, जब जब बच्चा रोएगा, जब जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, जब जब बच्चा रोएगा, जब जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और आपने ऑक्सीजन नहीं दी तो बच्चे को हो जाता है टेट स्पेल, हाइपरसाइनोटिक स्पेल, ब्लू स्पेल। उसके 3 नाम है, नाम सुना? टेट स्पेल, हाइपरसाइनोटिक स्पेल, ब्लू स्पेल, सेंट्रल साइनोसिस हो जाता है। बच्चा एकदम नीला पड़ जाता है पूरा का पूरा। किसमें? साइनोटिक डिसऑर्डर में पड़ता है, साइनोटिक में नहीं पड़ता। तो जब भी बच्चे को इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, साइनोटिक हार्ट डिजीज बच्चे कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा, बच्चा ओवर स्ट्रेनिंग करेगा, ओवर स्ट्रेनिंग करेगा, जोर लगाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, बच्चे को साइनोसिस हो सकता है, बच्चा कोलैप्स हो सकता है। कार्डियक डिसऑर्डर के पर्सन को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। क्यों? ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ब्लड सैंपल होकर बच्चा रोएगा, ट्राई करेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन नहीं मिला, बच्चे को टेट स्पेल हो जाता है, TETT टेट। इसको ब्लू स्पेल बोलते हैं, इसी को हाइपरसाइनोटिक स्पेल बोलते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार के स्पेल में कौन सी पोजीशन देते हैं? नी चेस्ट स्क्वेटिंग, नी चेस्ट स्क्वेटिंग, बच्चे के नी को फोल्ड कर देते तुरंत ताकि ऑक्सीजन रिटर्न वापस बढ़े, वेनस रिटर्न बढ़े। स्क्वेटिंग नाम सुना होगा, स्क्वेटिंग पोजीशंस, नी चेस्ट पोजीशंस, सुना है ना? तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। चलो, फीटस का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? फीटस का मतलब तो होता है 9 वीक से 40 वीक तक। अब आप कैसे दोगे आंसर? ऐसे क्वेश्चन 9 सेट में गलत हो जाते हैं। फीटस का कार्डियक आउटपुट, फीटस सर बताओ ना कितने वीक का, वो तो पूछेगा नहीं 9 से वाला, तो आपको एवरेज देना है। भाई बच्चा जन्म ले लेता है तब कार्डियक आउटपुट होता है 500 ml। कितना होता है? जैसे हमारा 5 लीटर है, हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हो? कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हो? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जितनी हमारी हार्ट रेट होती है 72 × 70 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 5 लीटर होता है हमारा। न्यूबॉर्न का लगभग 100 हार्ट रेट मानते हैं,
और 5 स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 5 ml, 100 into 5 500। तो न्यूबॉर्न का कोई पूछ ले तो 500 ml, लेकिन फीटस का तो 9 वीक से 40 वीक तक को फीटस बोलते हैं। तो फीटस का एवरेज है 225 से 355 ml, फीटस का एवरेज बीच वाला, और न्यूबॉर्न का 500 ml। ये दोनों बातें याद रखनी थोड़ी। इसको बोलते हैं मीन कार्डियक आउटपुट, मीन फीटस कार्डियक आउटपुट। मीन मतलब एवरेज, न्यूबॉर्न का 500 ml। आगे बढ़े, हो गया क्या? तो लगभग 225 से 350 या 355 ml के बीच में, जन्म के बाद लगभग 500 ml, या बोलते 2.5 किलो का बच्चा है, 2.5 किलो का होता है नॉर्मल बच्चा, तो 500 ml पर मिनट है। तो 1 किलो के आधार पे बोलोगे तो लगभग 200 ml पर केजी। हार्ट रेट बच्चे की लगभग 120 से 160, न्यूबॉर्न की 140 नहीं है, 120 टू 160। बस इतना लिखो, खत्म करो। अब हम पढ़ते हैं फीटस के कुछ चेंजेज। आगे बढ़े, बढ़े क्या? अब देखो फीटस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम इसके बेस पे कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हमारे फीटस वाला मामला फिनिश। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है? गुड। जल्दबाजी हमेशा गलती करवाती है, इसलिए कहता हूं नॉर्थ सेट में तुम पेपर देने जाओ ना, वो 2 से 8 ऑप्शन ए होगा और तुम्हारा तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा और गलत हो जाता। तुम 2 से 8 बेवकूफों। प्री एम्ब्रियोनिक का मतलब फीमेल अभी तक ओवुलेशन ही नहीं हुआ है, ऐसा पीरियड जो प्रेगनेंसी में तो काउंट हुआ है लेकिन ओवुलेशन नहीं हुआ है, उस पीरियड को प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। एग्जांपल, कैसे? पीरियड कितने दिन का होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28। ओवुलेशन कब होगा? 14 को। ईडीडी कब से काउंट करते हैं? 14 से या 1 से? कब से काउंट करते हैं ईडीडी? तो बताओ ओम बना कब था? 14 के बाद या 14 से पहले? भाई फॉलिकुलोजेनेसिस यहां हो रहा था, तो 1 तारीख से 14 तारीख तक के पीरियड को बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगर इसमें फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं होता तो यहां ओम रिलीज ही नहीं होता। फीमेल एक्चुअली प्रेग्नेंट कब हुई? 14 को, यहां से होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड स्टार्ट। इससे पहले के पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। मतलब जिस ओवुलेशन, एलएमपी से लेके ओवुलेशन तक के 14 डे का पीरियड क्या कहलाता है? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर 2 वीक से 8 वीक तक का पीरियड कहलाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर 9 वीक से 40 वीक तक का पीरियड कहलाता है फीटल पीरियड, फीटस पीरियड। समझ में आया क्या? और आया नहीं आया समझ में? तो प्री एम्ब्रियोनिक मतलब अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ। तो एलएमपी के फर्स्ट डे से एंड डे ऑफ प्रोलिफरेशन फेज, एंड डे ऑफ प्रोलिफरेशन फेज इज कॉल्ड प्री एम्ब्रियोनिक। फिर हो गया ओवुलेशन, हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक, टोटल 6 वीक का जो पीरियड है, 2 से लेकर 8 वीक मतलब 6 वीक का पीरियड है, वो कहलाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। टोटल 8 वीक है तो 2 माइनस करोगे ना ये, तो एम्ब्रियो 6 वीक ही रहता है एक्चुअली। हम ऐसे ही बोल देते हैं कि 0 से 8 वीक इज एम्ब्रियो, एक्चुअली 0 से 8 वीक नहीं होता एम्ब्रियो, रियल मीनिंग होता है 2 से 8। हम इसको काउंट कर लेते हैं साथ में। अगर कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, 0 से 14, यस और नो? फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड तो 0 से 14 दिन इज प्री एम्ब्रियोनिक। फिर एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 वीक से 8 वीक, फिर फीटस 8 वीक से स्टार्ट होता है, 8 पूरा होने के बाद से 40 वीक। आया समझ में? ये प्री एम्ब्रियोनिक समझ में आया कि नहीं आया? जितना इजी क्वेश्चन होता है उतना ही गलत होता है, और ये क्वेश्चन तुम्हें ट्रेन में चढ़ने के बाद पता चलेगा, लो ये मेरा गलत हो गया। अब और तुम इस क्वेश्चन को 2 बार भी नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ते ही आंसर दोगे। जैसे मेरे गलत हुआ था कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, वैसे तुम्हारा गलत होगा, मैं बता रहा हूं। ऐसा ही होता है, जो चीजें नॉर्मल होती है उसको हल्के में लेते हैं, पता चलता है यही सबसे भारी था। भाई क्वेश्चन कैसा ही हो, सबका 1 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सारे क्वेश्चन बराबर है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ है उसको ज्यादा वैल्यू दो, कम है उसको वैल्यू नहीं दो, नहीं, सब बराबर है। नॉर्थ सेट में सारे क्वेश्चन बराबर नंबर देंगे, सबको बराबर इंपॉर्टेंस देना है, हल्के में किसी को लेना ही नहीं है। हो गया क्या? अब आता है, अब देखो 1 से 3 वीक का फीटस कैसा होता है, अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 वीक इंपॉर्टेंट है, 10 वीक इंपॉर्टेंट है, 24 वीक इंपॉर्टेंट है, 16 वीक इंपॉर्टेंट है, 18 और 20 और 32, ऐसे करके 5 7 चीजें इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्ट करवाऊं तो ठीक है। 1 से 3 वीक में ब्लास्टोसिस्ट आया है यूट्रस में, हो रहा है इम्प्लांटेशन, ठीक है। 2 से 3 वीक में कितनी लेंथ होती है? लगभग 2 mm का होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लंग्स के बर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है। 3 वीक में फर्टिलाइजेशन के बाद में हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है, न्यूरल प्लेट बननी शुरू हो जाती है लगभग लगभग इस महीने के अंत तक, तो ये बनना शुरू हो जाएगी 5 वीक तक लगभग आधी बन जाएगी। तो यहाँ तक लिखो। देख, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और पीरियड मिस हो जाता है, यूपीटी टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव आता है, उस समय फीट्स क्या एम्ब्रियो कितना होता है पता है? काली मिर्च देखिए, काली मिर्च, काली मिर्च मिसिंग पीरियड पे यूपीटी पॉजिटिव आती है, उस दिन फीटस होता है काली मिर्च जितना। सोच लो आप, हाँ ये सच है, लिखो।
क्या हुआ? क्या? फन्नाइटिस, FUNNITIS, फन्नाइटिस। और कौन सा? बुर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बुर्सा, जॉइंट में जो फ्लूइड होता है उसको बुर्सा बोलते हैं, BURSA। ऐसे याद रहना चाहिए, अलग चीजें होती है, वही एग्जाम में आती है। व्हाट इज बेलेनाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स, फिनिस के ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं बेलेनाइटिस, BALANITIS। जो चीजें अलग होती है ना वही पेपर में आती है, सेम होती है वो कम आती है। आपका मॉडल पेपर है, क्या टाइमिंग है था मॉडल पेपर में? आप कितने बजे आते हो? कितने बजे? 10। आगे बढ़ो, दो वर्ड लिखने थे बेवकूफों। 5 वीक पे डबल हार्ट चैम्बर्स, हार्ट इज बीटिंग, धड़क रहा है, धड़कने दो। एमब्रियो में आरबीसी कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? फीटस में 95% लीवर है, 5% स्प्लीन बोल सकते हैं फीटस में। और जन्म फीटस एट टर्म, जन्म से जस्ट पहले किसमें चेंज हो जाती है? बोन मेरो में। किसमें? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एमब्रियो में आरबीसी कहाँ होती है? यॉर्क सेक में डेवलप होती है। हेमेटोपोइसिस इन एमब्रियो इन यॉर्क सेक ड्यूरिंग फीटल लाइफ लीवर एट टर्म एंड आफ्टर द बर्थ बोन मेरो, आरबीसी। अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन दोनों सेम ही होते हैं या सेम होते हैं? सेम या अलग? क्या अलग होते हैं? क्या अलग होते हैं? हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन अडल्ट। फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन फीटल। हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन होती है, अल्फा, अल्फा चेन और बीटा चेन। कौन सी चेन होती है? फीटस हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन तो होती है, बीटा चेन नहीं होती है। तो अल्फा चेन होती है और बीटा चेन की जगह कौन सी चेन होती है? ये ऐसे, ये गामा चेन होती है। कौन सी चेन होती है? गामा चेन। जब फीटस 24 वीक का होता है, जब बदलना शुरू हो जाती है, थोड़ी 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 बदलते बदलते, जब फीटस की उम्र जन्म के बाद लगभग 4-5 महीने का होता है, तब पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन जैसा हीमोग्लोबिन होता है फीटस का। जन्म के टाइम भी उसकी बॉडी में 75% रहता है दूसरा वाला। तो कहने का मतलब ये है, जो जो फीटस की आरबीसी का लाइफ स्पान 80 to 90 डेज ही होता है, और हमारी आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। आरबीसी जल्दी टूटती है। जो भी नई आरबीसी आएगी वो अडल्ट वाली आएगी। जो भी न्यूबॉर्न में नई आरबीसी आएगी वो कौन सी आएगी? अडल्ट वाली आएगी। उसमें अल्फा और बीटा चेन होगी। और जो फीटस वाली आरबीसी होती है 24 वीक से टूटना शुरू होती है, जो नई आती रहती है, उसमें कौन सी होती है? ये अल्फा बीटा होती है। तो 24 वीक से आरबीसी बदलना शुरू हो जाती है। जन्म के बाद लगभग 4 महीने तक 100% बदल जाती है। ये दोनों बातें थोड़ी याद रखनी। अब आता 8 वीक, सर्कुलेटरी सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। एवरी ऑर्गन सिस्टम इट प्रेजेंट, सारे ऑर्गन एक बार बन गए। अब इसका डेवलपमेंट होगा। 8 वीक में सब कुछ बन जाता है, लेकिन 8 वीक के एम्ब्रियो का आप यूएसजी करोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। गवर्नमेंट ने क्लियर कट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। वैसे तो बताना ही नहीं है, लेकिन चाह कर भी 8 वीक पे नहीं बता सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जेंडर जेनेटिलिया के आधार पे आप कब बता सकते हैं? 12 वीक। 12 वीक से पहले आप जेंडर एक्सटर्नल जेनेटिलिया से पता, उससे पहले नहीं कर सकते। 12 वीक से ही पता कर सकते हैं ना। तो हालांकि एवरी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इज 8 वीक। अब आता है एक हेडिंग लगानी यहाँ पर छोटी सी, हार्ट रेट या हार्ट बीट डिटेक्शन। हार्ट बीट डिटेक्शन ऐसे करके हेडिंग लगानी है, उसमें 2 एरो करने हैं। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाना है मेरी दोनों लाइनों के ऊपर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर से हार्ट रेट कब डिटेक्ट कर सकते हो फीटस की? कब? 10 वीक। एट 10 वीक हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं? इमेज भी बताएंगे जब हमारी गायनिक पूरी होगी तो। बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर डॉपलर से हार्ट रेट कब पता कर सकते हैं? 10 वीक से पहले नहीं कर सकते। 10 वीक, कितने वीक? और अगर क्वेश्चन आ जाए, यू नो अबाउट भूंगड़ा, पता है? पिनार्ड ऑर्डिनरी फीटोस्कोप, क्या बोलते हैं इसको? एट 20 वीक, एट 20 वीक हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय पिनार्ड रेगुलर ऑर्डिनरी फीटोस्कोप। पिनार्ड एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, दोनों के ऊपर स्टार लगाना। 20 वीक से पहले नहीं कर सकते उससे, वो सब इमेज बताएंगे आपको। एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन हार्ट रेट इज डिटेक्टेड बाय, हार्ट रेट इज इज क्या डिटेक्टेड बाय, क्या नाम लिखूं? अब देखो अलग अलग 3 नाम होते हैं, मैं एक साथ ही लिख देता हूं। पिनार्ड भी बोलते हैं इसको, रेगुलर ऑर्डिनरी सिंपल, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, पिनार्ड रेगुलर ऑर्डिनरी फीटोस्कोप।
चारों नाम एक साथ लिख दिए। क्वेश्चन ये भी आता है पिन्नाट से कब कर सकते हैं, कभी कभी आता है रेगुलर से कब कर सकते हैं, कभी आता है पीटोस्कोप से कब कर सकते हैं, तो एक साथ ही हो गया। तो 10 वीक और 20 वीक याद आ जाएगा। भाई देखो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है तो आप 10 वीक से भी पता कर सकते हो, और आपके पास स्पेसिफिक कुछ नहीं है, वही है सिर्फ, तो फिर आपको 20 वीक तक वेट करना पड़ेगा बस। मिटा दो, नहीं मिटाऊं? हर एक लाइन पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपसे, हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारे बहुत हो गए एनाटॉमी, 4 क्लास से बहुत ले ली हमने, आप भी बोर हो गए 4 क्लास में, क्या क्या लिखवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, मीटल स्मर्जन, पता नहीं क्या क्या। आगे बढ़े, आगे बढ़े, मिटा दो। अब आता है 12 वीक, 10 वीक वाला मामला गया। 12 वीक कितनी लेंथ है कोई नहीं पूछेगा, कितनी भी, हमें क्या करना, कितने ग्राम का है कोई नहीं पूछेगा, फेस बन गया चलो कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, कोई नहीं पूछेगा, लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कितने वीक का फीटस यूरिन फॉर्मेशन शुरू कर देता है, 12 वीक का फीटस, मूवमेंट थोड़ा थोड़ा, बट मदर फील नहीं कर सकती, लेकिन स्पेशली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अकर, बट मदर फील नहीं कर सकती, इसलिए लिखो नहीं तो भी चले, क्योंकि लिखना पड़ेगा 16 से 18 में मदर पहली बार फील करती है। 16 से 18 वीक से पहले अगर मदर बोल देना कि लात मारा, इसका मतलब इसको जो ज्यादा सिंपैथी हो रही है, झूठ बोल रही हो, याद रखना। ये लाइन लिखनी नहीं है, ये हम लिख चुके हैं कि 10 वीक पे कौन सी लाइन से अटैक करता है, ये मैंने हटा दो यहाँ से। जेंडर इज यूजुअली रिकॉग्नाइजेबल बाय द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसमें एक लाइन लिखी हुई है किडनी बिगेन टू फॉर्म यूरिन, इससे चाहे मर्जी आए उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने एमनियोटिक फ्लूइड नाम सुना है, क्या होता है? फीटस जिस स्विमिंग पूल में रहता है, स्विमिंग पूल के पानी को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, लिक्वर एमिनी। क्वेश्चन आ जाएगा बाई चांस कल के दिन, एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है, किसका, फीटल यूरिन का, फीटल यूरिन का। एमनियोटिक फ्लूइड में 80% से ज्यादा कंटेंट फीटल यूरिन का ही होता है। आपने नोटिस किया होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जब तक फीमेल 12 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब तक एमनियोटिक फ्लूइड ओनली 50 ml होता है। कितना होता है? अब बाद में ऐसा क्या होता है तो धड़ाधड़ बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन किडनी बनाना 12 वीक पे शुरू करती है, 12 वीक पे शुरू करती है, तब बाद में बढ़ना शुरू होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड में मेजर कंटेंट किसका है, फीटल यूरिन का। आपको ये भी याद हो गया कि 12 वीक के बाद ही एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, क्योंकि फीटल यूरिन 12 वीक के बाद ही आता है। समझ में आया? फीटल यूरिन में दो चीजें मैटर करती है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे, लिखो पहले, ये अभी नॉन स्टेट मेंस में क्वेश्चन है प्री में, एज इट इज, जैसे जैसे बोला सेम वो कब आया, और लेकिन ध्यान कौन दे, ऐसे थोड़ी देते हो तुम ध्यान, अपने ऑप्शन भी चेंज नहीं थे, ऐसे थोड़ी सुनोगे तुम, मत सुनो। आगे बढ़ो, बढ़ो ना। 16 वीक, अब सुनो, 16 वीक पे क्या पढ़ने वाले हो, अभी तक फीचर स्किन के ऊपर कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, लिख रही है क्लियर कट, कुछ नहीं है, मतलब बॉडी के ऊपर न तो वर्निक्स केसियोसा है, न लेन्यूगो है, कुछ न मिलिया है, तो 16 वीक तक कुछ नहीं होता बॉडी के ऊपर, फिर लेन्यूगो बनना शुरू होते हैं। लेन्यूगो क्या होता है, फाइन फाइन ब्राउनी ब्राउनी हेयर ऑन द फीटल स्किन, ब्राउन कलर के जो हेयर होते हैं उसको लेन्यूगो बोलते हैं। स्केलेटल मतलब ग्रोथ, स्केलेटल हड्डियों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ऑसिफिकेशन का मतलब ग्रोथ पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा समझना है, क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या है, क्विकनिंग क्या है, अच्छा क्विकनिंग कौन सा साइन है, प्रिजम्पटिव या प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव या प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव या प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव या प्रोबेबल या पॉजिटिव। प्रेगनेंसी में 3 प्रकार के साइन आते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव तो है ही नहीं, अब पीछे बचे दो भाई, पॉजिटिव तो 4 ही होते हैं, हार्ट रेट, एक्सरे और फीटल हार्ट रेट, एक्सरे, यूएसजी, बस ये आप पालपेट कर रहे हो, इसके अलावा कोई पॉजिटिव 100% तो ये 4 ही है, बाकी सारे 50-50 है। अब पीछे बच गए दो, एक होता है प्रोबेबल, एक होता है प्रिजम्पटिव, कौन सा है? अगर तुम्हें ये भी याद नहीं है ना, सच में याद नहीं, अरे बेवकूफ, तुम पुराने लोग भी तो बैठे हो कुछ कुछ, कितनी बार बता रखा है, जो भी बात दूसरा बताए उसके ऊपर कभी यकीन नहीं करना। इसमें कौन बता रही है, मदर बता रही है, चल झूठी हो सकती है 100%, तो जो भी बात कोई और बताए वो एकदम झूठी हो सकती है, और एकदम झूठी हो सकती है उसको प्रीसम्प्टिव बोलते हैं। अरे मदर बोल रही है लात मार रहा है, तुम्हें क्या पता उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो रहा होगा, भाई अंदर बहुत मूवमेंट हो रहे होंगे, जरूरी है वो प्रेग्नेंट है। तो जब कोई भी बात मदर बताए वो सारे साइन कैसे होते हैं, प्रीसम्प्टिव होते हैं। तो क्विकनिंग कौन बता रहा है, मदर बोल रही है कि बेबी लात मार रहा है, तो ऐसा कोई भी साइन जो मदर बताए वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग होती है, और प्रीसम्प्टिव साइन की डेफिनेशन यही है, ऐसी कोई भी फाइंडिंग जो सब्जेक्टिव होती है वो प्रीसम्प्टिव होती है। मदर बोलते मुझे एमनोरिया है, क्या एमनोरिया 100% प्रेगनेंसी है क्या, एमनोरिया कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, थायराइडाइटिस, कुछ भी हो सकता है, तो एमनोरिया प्रीसम्प्टिव है। अब वो बोलती है मेरे को बार-बार अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, हालांकि ये प्रेगनेंसी का साइन है, लेकिन वो बता रही है जरूरी है प्रेगनेंसी की वजह से यूटीआई होगा। वो बोल रही है मेरे को फैटिक है, मेरे को थकान है, मेरे को हेडेक है, मेरे को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, दारू ज्यादा पी लिया होगा, भाई बहुत सारे रीजन है। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर सेल्फ, क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर सेल्फ। एक है प्राइमरी ग्रेविडा, एक है मल्टी ग्रेविडा। प्रेगनेंसी का ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है, और जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको पहले पता चलता है बाद में है,
अरे जिसको एक्सपीरियंस है पहले प्रेग्नेंट होने का उसको पहले पता चलेगा ना। वेरी गुड। तो क्विकनिंग प्राइमरी ग्रेविटा में तो होता है 18 वीक पे और मल्टी ग्रेविटा में होता है 16 वीक पे। भाई जिसको पहले से पता है वो 2 वीक पहले पहचान कर लेगी क्या ये लात डायरिया वाली नहीं है, बोल मूवमेंट की नहीं है, ये बच्चे वाली लात है। और प्राइमरी ग्रेविटा 1-2 वीक तो कंफ्यूजन में हो जाएगी ये कौन सी लात है भाई, होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल है, इसमें क्या करो आप। तो क्विकनिंग इज ए प्रीसम्प्टिव फाइंडिंग, लिख सकते हो आप, या प्रीसम्प्टिव। प्रीसम्प्टिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट कौन है, जो पर्सन बताए वो। अरे आपने पढ़ा होगा ना नर्सिंग प्रोसेस, बीएससी नर्सिंग जीएनएम में पढ़ा होगा ना। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट पढ़ते हो, असेसमेंट में दो ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं, सब्जेक्टिव का मतलब पेशेंट बताता है। सब्जेक्टिव में भी दो, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब पेशेंट खुद बताता है और पेशेंट का रिलेटिव बताता है, वो सेकेंडरी सोर्स। सब्जेक्टिव फाइंडिंग फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। कोई पेशेंट आता है, उसकी मम्मी बोलती है कि इसको वोमिटिंग हुई थी, आपने तो नहीं देखी, इसको नोजिया हो रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है, इसका मतलब नोजिया किसको हो रहा है, उसके बेटे को, बता कौन रही है, उसकी मम्मी। तो है भी सब्जेक्टिव और उसका भी सेकेंडरी है। और आपने भी चेक किया तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जर्व किया तो आप पढ़ोगे प्रेगनेंसी में प्रोबेबल साइन, जितने भी साइन आप खुद ऑब्जर्व करते हो वो सारे के सारे प्रोबेबल है। तो मेरे को ये बताओ एससीजी टेस्ट पॉजिटिव है या प्रोबेबल। क्यों एससीजी पॉजिटिव आ जाए तो 100% प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, नहीं मानते। एससीजी पॉजिटिव आ जाए ना, हम चाहे चेक कर रहे हैं, पेशेंट ने यूरिन लाके दिया, हमने यूपीटी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन हम इसको पॉजिटिव टेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोबेबल टेस्ट। ये एग्जाम में आ सकता है, ये प्रोबेबल टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% प्रेग्नेंट है, कुछ और भी रीजन रहा है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 100% नहीं मानते इसको। यूपीटी पॉजिटिव, एससीजी पॉजिटिव, प्रोबेबल है, पॉजिटिव नहीं है। बोलते जरूर है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, लेकिन है वो प्रोबेबल टेस्ट। प्रोबेबल का मतलब 50% चांस है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रीसम्प्टिव का मतलब तो 80% झूठ है। हाँ, समझ में आ गया क्या। अब आता 20 वीक वही हार्ट रेट, यूनिट पूरी बॉडी को कवर कर गया, फीटस के नेल वेल थोड़े बनने शुरू हो गए, हार्ट बीट किससे चेक कर सकते हो, रेगुलर फीटोस्कोप से। बस लिखो कौन सा सेंस ऑर्गन फीटस का सबसे पहले डेवलप होता है, कौन सा सेंस ऑर्गन। हियर 24 वीक पे, 24 वीक पे फीटस सुनना शुरू कर देता है। तुम घर में जो बात कर रहे हो ना वो सब सुनता है, सबका बदला लेगा रे तुम्हारा ये फैजल बाहर आने के बाद, वैसे ही बोलता है। 24 वीक पे वो सुनना शुरू कर देता है, जो भी बातें होती है आने से कितना वीक पहले, 16 वीक पहले, 4 महीने पहले वो अंदर रजिस्टर बना के सब लिख रहा होता है। तो क्या क्या बातें कर रहे थे, 24 वीक का फीटस सुनना शुरू कर देता है। हाँ? क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। इससे कैसे बचे, क्या क्या बोल रहे हो, रजिस्टर कैसे बनेगा। तो वो नोट्स बना रहा नर्सिंग के, और रजिस्टर कैसे बनेगा, उसको पता है मेरे माँ बाप कितने बदमाश है, वो सब नोट कर रहा होता है पूरे के पूरे। वो माइंड में से होगा, उसका माइंड बहुत तेज होता है, रजिस्टर उसके माइंड में बनता है, माइंड में इंडेक्स है, उसके फोल्डर है, जैसे तुम्हारे मोबाइल में होता है वैसे ही। मोबाइल में हिडन फोल्डर होते हैं, अंदर जाके हिडन हिडन को गैलरी में सेटिंग में जाके हटा देते हो, फिर खुद देखना होता है जाके, वहां जाके ऑन करके फिर हिडन आता है, ऐसे करके तुम देखते हो ना। जो लोग किस्मत में नहीं होते वो फोन की गैलरी में होते हैं, फिर उनको तुम लोग देखते हो अच्छे से, देखते हो ना तुम लोग, ऐसे ही होता है। उसका मतलब देखो, रिफ्लेक्स, वर्निक्स केसियोसा, पूरी बॉडी के ऊपर व्हाइट सेबेसियस ग्लैंड होती है, व्हाइट सेबेसियस ग्लैंड, फीटस एबिलिटी टू हियर। वर्निक्स केसियोसा क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पूरा कवरिंग होती है पूरी बॉडी के ऊपर। जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो आपने लेबर रूम में देखा होगा, उसको हम कवर करते हैं, वो होता है पूरा। ठीक है भाई, हमने तो लेबर रूम में, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतने लेबर रूम से मेल दूर रहेंगे, जितना छोटा हॉस्पिटल होगा लाइक दैट सब सेंटर, पीएचसी, उतने ही मेल लेबर रूम के पास ज्यादा रहते हैं, क्योंकि डिलीवरी करवाने महिला होती नहीं है, वहां वही करवाते हैं मेल लोग, डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। लेबर रूम में है उसमें हम आगे से निकलते ही करते हैं, भाई इधर महिलाओं का इलाका है, छोड़ो। सच में मेल की ड्यूटी आसपास ही नहीं लगती भाई, देखा ही नहीं हमने तो लेबर रूम कैसा होता है कि बड़े हॉस्पिटल में। ये महिलाओं को अलग से भगवान ने ताकत दी है कि तुम मेल वार्ड में भी काम कर सकते हो, इमरजेंसी में कर सकते हो, फीमेल में कर सकते हो, लेबर रूम में कर सकते हो, किसी में भी काम कर सकते हो। तुम मेट्रो में बैठ सकते हो, प्योर फीमेल में बैठ सकते हो, जो मेल बैठ सकते हो उसमें भी बैठ सकते हो, लेकिन मेल तुम्हारे डिब्बे में नहीं बैठ सकता। भाई ये कौन सा है ये पक्षपात हमारे साथ। जब मैं डेली ड्यूटी कर रहा था, अब मैं तो 30 सेकंड के लिए खुलता है गेट, मैं दौड़ता आया, मैंने कहा गेट बंद हो जाएगा, मैंने देखा नहीं ये फीमेल वाला डिब्बा है, मैं अंदर जाके घुसते ही अंदर घुस गया, घुसते ही मैं फोन चलाने खड़ा हो गया, फिर कोई आवाज नहीं, सब अपनी अपनी लिस्ट पे सब बैठी ऐसे, सब लिस्ट पे। फिर मैं से चुपचाप खड़ा हो गया, फिर अचानक से मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा सारे के सारे सारे लड़कियां बैठी इधर, सब कैसे घुटने नजर आ रहे हैं, मैंने कहा फिर एक मैडम ने बोल दिया मुझे, भाई एक मैडम ने मुझे अचानक से देखा, मैंने इसमें हंसने की क्या बात है, हंस क्यों रहे हो, इसमें हंस क्यों रहे हो, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, राजस्थान की थोड़ी गया हूँ, है पूरी इधर से ऐसे थोड़ी गया, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया। फिर एक मैडम ने मेरे को बोला सर सर, मैंने देखा हाँ उधर जाओ विचार कर जाएगा, मैंने कहा बेचारी समझदार तो है, 5-10 चली तो आराम से देख रही है ऐसे कि ठीक है, ठीक खड़ा हुआ ऐसे सीट में। मैं तो अंदर घुसते ही मैंने देखा नहीं, मोबाइल खोल के ऐसे लग गया, फिर अचानक से देखा मेरे कोई दिख ही नहीं रहा, उसमें भीड़ नहीं होती, फीमेल वाले डिब्बे में कोई भीड़ नहीं होती, क्योंकि आधी फीमेल तो मेल वाले डिब्बे में सफर करती है, तो अपना रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए तो ऐसे ही होता भाई। चलो 28 वीक किधर ध्यान दो, नहीं मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता, जो सच है वही बोलता हूँ। आईलिड्स ओपन एंड क्लोज, आगे चपचपाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन आता है इंडिया में वाइबिलिटी पीरियड की एज क्या है, 28 वीक। इंडिया में, इंडिया में वाइबिलिटी पीरियड की एज क्या है, 28 वीक। इंडिया में मतलब 28 वीक का बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो सर्वाइव कर सकता है। आगे वो ऐसे ऐसे करना, लंग्स पूरे बहुत में, पूरे में जो 36 वीक पे होते हैं, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो 1:1 होता है। एल एस रेशियो 28 वीक पे 1:1 होना चाहिए, कितना 2:1, तो 36 वीक पे 2:1 होता है। उधर 22 से 24 उधर ज्यादा फैसिलिटी होती है ना,
हाँ मतलब हाँ बच सकता है, चांस है, बट ऐसा बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड इंडिया में जनरली डेफिनेशन में 28 बोला है। वो कांच वाली डब्बी में रखते हैं ना, उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कांच वाली डब्बी का, पक्का आएगा। तीन ही फोटो आ सकते हैं बेसिक बेसिक, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, एचएफएनओ और इंक्यूबेटर, चारों में से एक का फोटो हर पेपर में देखने को मिलता है। तो फोटोथेरेपी आपको पता है, रेडिएंट वार्मर पता है, एचएफएनसी इस बार आ गया, कुछ नहीं बेसिक होता है, नया टेक्नोलॉजी आई है, 5 साल हुए कोविड में आई है। इंक्यूबेटर होता है, इंक्यूबेटर का मतलब जिसमें मरीज को वेंटिलेट भी कर सकते हैं, टेंपरेचर रेगुलेट भी कर सकते हैं, मतलब नियोनेटल रिससिटेशन का कंप्लीट किट होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। फोटो देख लेना आप एक बार, जब मेरी गायनी कोई होगी क्लास में सारे फोटो दे रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है 70-80 फोटो जो अपने रिलेटेड है, सारे क्लिनिकल वाले दे रखे हैं, फिर भी बीच में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। जो बोलते हैं ना गांव में कांच वाली डब्बी, वही होता है इंक्यूबेटर। आगे बढ़े। क्या हुआ? जितना बेबी कम एज पे जन्म लेता है उतना ही उसको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर सब क्यूटेनियस टिश्यू नहीं होते, क्यूटेनियस फैट नहीं होता, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। पर आपको अच्छे से पता है न्यूबॉर्न बेबी में हीट रेगुलेशन सेंटर कौन होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बैट बोलते हैं उसको, बीएटी, हीट रेगुलेशन इन द न्यूबॉर्न बाय बीएटी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। न्यूबॉर्न बेबी में हीट रेगुलेशन कौन करता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और बेबी जितना कम मैच्योर होगा, जितना कम एज का होगा, उतना ही हाइपोथर्मिया ज्यादा होगा। इसीलिए प्री मैच्योर बेबी में हाइपोथर्मिया ज्यादा होता है, और इसीलिए हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर इन द न्यूबॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडल्ट का साइलेंट किलर हाइपरटेंशन है, और बच्चों का साइलेंट, न्यूबॉर्न बेबी का साइलेंट किलर हाइपोथर्मिया है। इसीलिए बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए कौन सी चेन यूज ली जाती है? वार्म चेन। कौन सी चेन? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वार्म चेन? जैसे कोल्ड चेन का आता है, वैक्सीन को खराब होने से बचाना इज कोल्ड चेन, बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना इज वार्म चेन। और रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। अच्छा कोल्ड चेन क्या होता है भाई? वैक्सीन को खराब होने से, वैक्सीन को टेम्परेचर से बचाना, वैक्सीन को -20 डिग्री में रखना इज कोल्ड चेन। पोलियो की वैक्सीन, सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? पोलियो। तो पोलियो के पेशेंट में सैंपल किसका लिया जाता है? स्टूल का। तो स्टूल के सैंपल को लैब तक भेजना क्या कहलाता है? बस, स्टूल सैंपल ऑफ सस्पेक्टेड पोलियो पेशेंट सेंट टू लैब। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। बस सिंपल, याद हो गया क्या भाई? कोल्ड चेन किसमें? पोलियो की वैक्सीन में। तो रिवर्स कोल्ड चेन क्या? पोलियो का सैंपल लैब तक भेजना। पोलियो का सैंपल, पोलियो पीको रूट से फैलता है, तो पोलियो में स्टूल का सैंपल लेते हैं, स्टूल के सैंपल को लैब तक भेजने की प्रोसेस को रिवर्स कोल्ड चेन। आगे बढ़ो, अलग वाली चीजें जरूर लिखना, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो जरूर लिखना। मुझे पता है अपनी 2 घंटे की क्लास में तुम्हारे हाथ दर्द करने लग जाते होंगे, ऐसे निशान हो जाते होंगे यहाँ पे, है ना? होते हैं ना थोड़े थोड़े। कोई ना, लिखने के लिए असिस्टेंट रख लो एक, और तो क्या कर सकते हैं, मुझे असिस्टेंट रख सकते हो, मैं सैलरी बहुत कम ही लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, जितना मेरे को हकीकत देते हो उससे कम है। क्या बोल रही है? हेलो हेलो, क्या बोल रही? अच्छा अशोक से दे रहे हो उससे बहुत कम। हाँ हाँ, मान लो भाई 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया इज इक्वल टू 0.00001 सेकंड। अब 160 120 सेकंड में कितने होंगे बताओ? 120 मिनट, इसके सेकंड निकालो। तुम ऐसा करो, ताकि मैं आपका काम करना शुरू कर दूं, ये कम कर, इससे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, इससे ज्यादा। तो भाई तुम करीबन मेरे को कैलकुलेट करने दो ना, कैलकुलेट करने में जोर आ रहा मेरे को, चलो मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है? कैलकुलेट करके बताऊं। 36 वीक, सुनो, 36 वीक, स्किन पिंक, लेस रिंकल्ड, लेनियो को जो जो बच्चा मैच्योर होता है, जो जो बच्चा स्किन से ऊपर से लेनियो को हटने लगते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पोस्ट मैच्योर बेबी में लेनियो को होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पोस्ट मैच्योर बेबी में केसियोसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो पोस्ट मैच्योर बेबी में स्किन ड्राई ड्राई हो जाती है, और स्किन के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो पोस्ट मैच्योर बेबी में स्किन रिंकल्ड रहती है, एपिडर्मिस छंटने लगती है, जिसको बोलते हैं डिसएक्विमेशन। ये थोड़ा याद करने के तरीके हैं। 36 वीक का मतलब है अभी फिलहाल प्री मैच्योर बेबी है, यस और नो? तो मेल प्री मैच्योर है, कैसे पता चलेगा? वन टेस्टिकल स्कॉटम में आया, वन अभी तक नहीं है, इसको बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस, और दोनों आ जाए इसका मतलब बेबी मैच्योर है। और फीमेल बेबी का तो बता ही था, अगर क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है बेबी प्री मैच्योर है, क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट नहीं है बेबी मैच्योर है। हाँ, क्या डिसऑर्डर का नाम? हाँ वो बहुत रेयर चांसेस होता है कोलोइडल बेबी, वो मतलब डिसऑर्डर है, नॉर्मल नहीं है, स्किन सेट हो जाती है उसमें उसमें। हाँ हाँ वो डिसऑर्डर है, पीडियाट्रिक में पढ़ोगे आप, कोलोइडल बेबी वगैरह, वो यहाँ नहीं है। उसमें क्या होता है, बेबी प्रोटीन की अमीनो एसिड की सारी अबनॉर्मलिटी होती है, उसकी वजह से फ्लूइड बैलेंस इंबैलेंस हो जाता है, पूरा वो स्किन झड़ने लगता है पूरा, पुअर प्रोग्नोसिस, चांस बचने के भी बहुत कम रहते हैं उसमें। न्यूबॉर्न के डिसऑर्डर में पढ़ोगे आप।
बड़े इंस्टीट्यूट का ये बेनिफिट होता है, जो भी डिजीज आपने सुनी है किताबों में एनक्लेस में, वो सारी डिजीज देखने को मिलती है। जैसे मैं पीडियाट्रिक आईसीयू काम करता हूँ, तो जितने भी आपने कभी नाम सुना कसाई प्रोसीजर सुना है, वो हमने देखा है अच्छे से। आपने नाम सुना कीमारू प्रोसीजर? नहीं सुना। आपने सुना लेड्स प्रोसीजर? नहीं सुना। आपने नाम सुना न्यूमन पिक डिजीज? नहीं सुना। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, ड्यूडेनल अट्रेसिया, जेजुनल अट्रेसिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, ये सब वैसे पड़े रहते हैं, ऐसे ही 5 7 10 ऐसे ही। वो है कौन सा है, वो ये है, वो ये है, सब सर्जरी वगैरह सब दिखती है बड़े इंस्टीट्यूट में। छोटे में आपको कभी कोई 12 महीने में एक बार नजर आएगा। एम्स में तो वही आते हैं। एम्स में नॉर्मल खांसी जुकाम वाला नहीं आता, भर्ती नहीं होता कोई। टफ से टफ डिजीज वो एडमिट होता है। एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का, जिसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर था, न्यूमन पिक डिजीज, बहुत रेयर डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पानी भरने लगता है, लंग्स के अंदर। तो उसका करना पड़ता है लंग्स लवाज। मतलब आप स्टोमक का लवाज करते हो ना, वैसे ब्रोंकोस्कोपी से लंग साफ करने पड़ते हैं। ब्रोंकोस्कोपी हमारे अटैच है, हमारे साथ में है, तो ओटी में नहीं करना पड़ता, वहीं करते हैं। तो अभी हमने कहा आज वाले पेपर में फोटो भी आया, आया पूरा लिखा हुआ हमारे जहां मैं काम करता हूँ, पीएचयू, वहां पर हुआ लंग्स लवाज, 8 घंटे चला प्रोसीजर। उसमें क्या करते हैं बच्चे, 3 किलो का बच्चा या 4 किलो का बच्चा है, उसके लंग्स साफ किए, उनमें से पानी निकाला 1 लीटर लंग्स में से, साफ किया पूरा लंग्स का लवाज एक एक लोब में से। कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीनियोसिस हो जाता है, अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। तो ऐसे डिसऑर्डर हम किताबों में पढ़ते हैं। तो वो बड़े इंस्टीट्यूट में आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ऐसे सब देखने को मिलेंगे। फिक्स है, पीएचयू के सर्जरी में काम करोगे तो आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस तो रोजाना देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, ड्यूडेनल अट्रेसिया, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी अट्रेसिया, ये तो बेसिक डिसऑर्डर है, रोजाना फिक्स है, वही मिलते हैं। टैप रोजाना के 2 पेशेंट टैप के एडमिट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कहीं पे इलाज नहीं होता, वो एम्स में आता है, वहीं पे सब रहते हैं। 40 वीक बेबी मैच्योर हो चुका है, ये सब याद है, सब पढ़ा रखा है, लिख लो फटाफट। वार्म चेन का मीनिंग होता है प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, उसकी एक सीक्वेंस होती है, पूरा 10 काम होते हैं उसमें। वार्म चेन को प्रिवेंट करने के लिए आप न्यूबॉर्न में पढ़ोगे, न्यूबॉर्न केयर में, उसमें 10 होते हैं। जैसे याद है किसी को अपनी ट्रिक? कोई है ही नहीं पुराने वाला, किसी को नहीं याद? याद है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, वार्म चेन में 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, याद है किसी को या नहीं है? है? नहीं याद है? किसी को नहीं याद? याद किया? हाँ वही, वाह वाह, ये नोट्स तो मेरे लिखा हुआ है। कहाँ है आपके पास, है वो नोट्स? हाँ हाँ, जब मैं पीरियडिक पढ़ा रहा था 3 साल पहले यहाँ पर, उस समय ये लिखवाया था मुझे, मैंने बना के कुछ ऐसा। वाह वाह, आई सीन मूवी विथ बिग बॉस एंड माई A1 पार्टनर, ऐसे करके कुछ था। तो वहां का मतलब होता है वार्म डिलीवरी रूम, टेम्परेचर होना चाहिए 28 डिग्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 28 डिग्री। एक था वार्म ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इधर उधर एक्सचेंज कर रहे हो तो वो एकदम वार्म होना चाहिए, कॉटन में बच्चे को लपेट के। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया कि सबसे क्रिटिकल पैरामीटर कौन सा होता है वार्म चेन का? ट्रांसपोर्टेशन। कि आप बच्चे को हर जगह हाइपोथर्मिया से बचा सकते हो, लेकिन बच्चे को ट्रांसपोर्ट करते समय हाइपोथर्मिया से बचाना इज वेरी बिग टास्क, वेरी टफ टास्क। तो सबसे क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ द वार्म चेन इज वार्म ट्रांसपोर्टेशन। एक था स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएट केएमसी बोलते हैं उसको, जितना जल्दी हो सके मदर के कांटेक्ट में लाना होता है बेबी को। एक था ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। एक था मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करना था। एक था बाथिंग डिले, कम से कम 2 दिन तक बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। ऐसे करके 5 7 कॉन्सेप्ट है, वो याद रखने होते हैं। आगे बढ़े, पीडीएफ की चीजें पीडीएफ में पढ़ोगे या नहीं? हाँ आगे बढ़े, बोलो। नहीं लिखा अभी तक? अभी तक नहीं लिखा? बच्चा 40 वीक का हो गया, क्या कर रहे हो तुम? जब फीटस 3 महीने का होता है, सुन लो, जब फीटस की बात चल रही है, जन्म के बाद की नहीं, फीटस की, तो इसका ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक दूसरे की 50-50 होती है। आपने नाम सुना सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट? किसी ने नाम सुना सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट? कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता, नींद से उठ के आए हो। सिफेलो मतलब हेड, कॉर्डल मतलब पैर। हमेशा डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, हेड टू टो होता है। तो जब बच्चा 3 महीने का होता है, तीन बच्चा नहीं फीटस, तो 50% लेंथ ये होगी, 50% बाकी होगी, तो धीरे धीरे इधर डेवलपमेंट ज्यादा होगा। फिर बच्चा जो फीटस 5 महीने का होता है, ये लेंथ रहती है 33% और ये हो जाती है 67%। समझ में आ गया? ये कम होगी, कम मतलब इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है। फिर जो ही बच्चा जन्म लेता है, उस समय टोटल लेंथ का ये 25% होता है और 75% ये होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 45 से 55, एग्जैक्ट पूछ ले तो 50, रेंज पूछ ले तो 45 से 55। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितने इंच? ये गलती हो जाती है एग्जाम में, 20 इंच। कितना इंच होता है? 20 इंच। एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में 2, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम गलती कर देते हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो 18 से 20 इंच का होता है, 18 मतलब 45 सेंटीमीटर के 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए लंबा लेंथ। अरे समझ में आया क्या? अरे 50 सेंटीमीटर भी समझ में नहीं आया? नहीं है?
एक फीट में कितने इंच होते हैं? एक फीट में कितने इंच होते हैं? 12। और एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30। एक फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। लड़कियों की मैथ बहुत ज्यादा वीक है, नर्सिंग वाली। नर्सिंग वाली लड़कियों की मैथ बहुत वीक होती है, मैंने पूरा रिसर्च निकाला हुआ है, मैं एक एक को जानता हूँ। 6.5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जितनी भी लड़कियां मैथ के क्वेश्चन लेके आती बहुत सबकी मैथ वीक है, एक दो परसेंट को छोड़ दी जाए तो मैं नहीं कह सकता। आज जिसने कोई पीएमटी की तैयारी करके ऐसा कुछ करके कोई नर्सिंग में उनकी अच्छी हो सकती है, बाकी सीधे नर्सिंग करना है डायरेक्ट। पता नहीं क्यों क्या करा है इनको मैथ से, बाकी इनको सब पता है। फोन के अंदर पासवर्ड, पासवर्ड अंदर पासवर्ड, अंदर पासवर्ड, नोटिफिकेशन कैसे डिलीट करना, वो कैसे डिलीट करना, वो सब पता है, लेकिन ये मैथ नहीं आती। क्यों नहीं आता भाई, इसमें क्या दिक्कत है? एक सवाल पूछूं, एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्लास में 5 बच्चे हैं, पांचों का एवरेज 20 kg है। बच्चों का वेट बात कर रहे हैं ना, 20 kg वेट है। उनमें से अब आ जाते हैं 6, एक बच्चा और आ जाता है, तो एवरेज बढ़ के 22 kg हो जाता है। तो जो छठा बच्चा आया है उसका बॉडी वेट कितना है? आधे सेकंड में आंसर आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी 8वीं क्लास की मैथ का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आएंगे नर्सिंग में, अभी आया था देख, हर बार आते हैं। 5 बच्चे हैं क्लास में, उसका बॉडी वेट का एवरेज 20 है। एक बच्चा ऐड होते ही एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब ये तो कंफर्म है 20 × 5 = 100, इसका मतलब 20 से तो ज्यादा ही है। जो नया आया बड़ा है, इसका मतलब जो पहले बच्चे थे अब जो नया आया उसका वेट 20 से तो ज्यादा ही है। ये तो कंफर्म ही हो गई, क्योंकि 5/20 है तो टोटल वजन 100 किलो है। पूरे 5 बच्चों का टोटल वजन कितना था? 100 kg। अब जो नया आया है उसका कितना है? डिफरेंस निकालो, 6 - 5, 6 - 5, तो 5 का कितना? 5 का है सर 5 × 20 इज इक्वल टू 5 का कितना? 100। 6 का कितना हो गया भाई? 6 × 22 132। तो नया आया उसका कितना है? 32 kg। यहाँ पर कितना बता? 2 किलो, लेकिन रियल में उसका वजन कितना है? 32 kg। जो नया बच्चा है उसका वजन कितना है? 32 kg। इतना सिंपल सवाल है, एक नंबर देता है ये 9 सेट में पूरा का पूरा, एक और 10 सेकंड में सही होता है। एक क्वेश्चन और पूछो छोटा सा, एकदम सिंपल। एक चीज है, उसके ऊपर पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिला, फिर उसके ऊपर 40 रुपए डिस्काउंट मिला, 40% डिस्काउंट मिला। एक्चुअल उसकी रेट 200 रुपए एमआरपी थी। तो बताओ आपने वो चीज कितने में परचेज की? आधे 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक कोई चीज थी, कोई भी थी, उसको पहले आपको 10% डिस्काउंट दिया एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है? फिर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया, फिर 40 दिया, और माना कि वो चीज 200 रुपए एमआरपी की थी, तो आपने कितने में खरीदी? 10 और 20 30 और 40 70, 200 में से 70 माइनस कर दो, सही है। ऑप्शन 130 ए सरासर गलत। सुन लो, माना कि वो चीज कितने की थी? 10% डिस्काउंट, इसका मतलब 200 का 10% कितना होता है? 200 × 10/100 20। अब वो चीज 10% डिस्काउंट के बाद कितने की बची? 180 की। 180 का 20% और डिस्काउंट मिल गया, 18 × 36, 180 में से 36 गए, पीछे बचे 144, 144 पे 40% डिस्काउंट मिल गया, 144 का 40% हो गया आपका 36। कितना हुआ मुझे नहीं आ रहा, बताना। 57.4 है ना? 57.4 ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, तो 144 में से 57.4 कुछ माइनस करोगे, तो अब जो बचेगा वो उसका फाइनल रेट है, आपको वो चीज उतने रुपए में मिली है। तो डिस्काउंट जो बचता है उसके में से माइनस होता जाता है। एक क्वेश्चन और डालता हूँ, सिंपल, एक और एक। ये आपका हॉस्टल है, ये आपका गुरुकुल है। आप 20 की स्पीड से आ रहे हो, 10 की स्पीड से वापस जा रहे हो, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी है? 15। 15। 20 की स्पीड से आ रहे हो, 10 की स्पीड से जा रहे हो, आपकी एवरेज स्पीड कितनी? आधा। 20 + 10/2। ऐसे ही करते क्या? क्या 15? क्या भाई, तुम सुबह सुबह जल्दी आते हो, क्योंकि तुम 9 बजे आते हो, तुम 2:30 बजे दौड़ते हुए आते हो क्लास लेने, शाम को धीरे धीरे जाते हो, फोन ईयरफोन डाल दिए, फोन पे बातें कर रहे हो, चैट भी कर रहे हो, बातें कहीं और चैट कहीं और, बीच बीच में यहाँ से गायब चली हुई है, तो ऐसे ऐसे भी चलना पड़ रहा है। ऐसे 3 काम करना पड़ रहा है तुम्हें, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसे बोल रहे हो। ईयरफोन इसलिए होता है, 50% ईयरफोन का यूज इसलिए होता है, कोई ईयरफोन लग गए चैटिंग चल रही है, हाँ अभी मैं क्लास से फ्री हुई हूँ, ऐसे हुआ हूँ, ऐसे मान लो। तो बताओ एवरेज बताओ, आए 20 स्पीड जा रहे 10 की स्पीड बताओ। पता, जब भी एवरेज स्पीड की बात आती है, देखो मैं 2 ऑप्शन ऐसे हटा देता हूँ, 2 ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। अगर दोनों की स्पीड एकदम एक दूसरे की आधी है, तो आंसर आधे इसका एवरेज होगा, बीच वाले से कम आएगा। तेरा आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं आएगा, 15 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 × AB/A + B। अब करो, अब तो कर लो। इसका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये। ए मतलब कोई एक, ये आने वाली को लिख दो, ए 20 से आए हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से गए हो, तो फॉर्मूला क्या है? 2 × AB/A + B। तो 2 को अलग रखो, ए कितना है 20, बी कितना है 10। 20 इंटू, देखो एक गलती करते हो, इसके अंदर होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करता है, जो आंसर आता है फिर से मल्टीप्लाई करना है। कुछ डेढ़ होशियार लोग क्या करेंगे, 2 × 20 40 × 10 400, कोई ऐसे भी करते हैं। हालांकि सेम आ सकता है, बट ए + 20, 20 + 10, 20 × 10 2 कितना हुआ? 200 2 400/30, 13.3 km/h। और तुम करते 15 आंसर, तुम करते 15 और तुम्हारा हो जाता गलत, सिंपल गलत हो जाता एकदम। 3 क्वेश्चन तो मैथ के यही राइट हो गए तुम्हारे 9 सेट में। ऐसे तो आते हैं, और कैसे आते हैं? तुम क्या सोचते हो टफ आते हैं? एक होता है क्राउन रंप लेंथ, सुनो लिखना नहीं है सुनना है। एक होता है क्राउन हील लेंथ। इतना इंसाफ, ये अपना इंसाफ, इंसाफ का मतलब है सीधा साधा बच्चा।
इंसान इज टू मच, सीधा ऐसे खड़ा रहना, ऐसे सीधा करो, शर्म नहीं करनी है। ये है क्राउन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, क्राउन, इसको क्या बोलते हैं, हील। क्राउन हील लेंथ वही है जो टोटल लेंथ है, तो क्राउन हील को तो याद ही नहीं रखना। तो बच्चे की क्राउन हील लेंथ कितनी होगी, जो नॉर्मल लेंथ है कितनी होती है, लगभग 45 से 55, जन्म के टाइम की बात बता रहा हूँ। क्राउन हम का मतलब है ये है क्राउन, और इसका लास्ट सिटिंग पॉइंट इसको बोलते हैं कॉक्सिस का लास्ट पॉइंट, कॉक्सिस का लास्ट पॉइंट, जाओ लास्ट तक, कॉक्सिस का लास्ट पॉइंट, तो इसका बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ, लास्ट सिटिंग पॉइंट। ये टोटल लेंथ का 65 टू 70% होती है, तो लगभग कितनी हुई, 35 सेंटीमीटर होती है एट बर्थ, एट बर्थ याद आएगा क्राउन रम्प लेंथ, ओके। कॉक्सिस लास्ट सिटिंग पॉइंट, चलो लिख लो दोनों। आगे बढ़ूंगा, टाइम तो नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं, वो घड़ी कुछ और बता रही है, सही है, वेरी गुड। नहीं बनी अभी, टाइम है, ऐसे थोड़ी। बन, आगे बढ़ो, ऐसे लिख दो बस, जल्दी लिखो, अब लिखने वाले बचा है, तो ज्ञान खत्म हो गया। हाँ, खूब बातें कर ली। हाँ, नहीं, ओनली मूवमेंट्स, लंग्स बर्ड्स के अंदर मूवमेंट होते हैं, लंग्स फंक्शनल नहीं है, ओनली रेस्पिरेटरी, नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। लिख लिया ना, इतना धीरे क्यों लिख रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे ये टॉपिक एंड करना है, कल नई क्लास परसों से प्लेसेंटा स्टार्ट करना है, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी चाय बनी, चपाती ठंडी हो रही हो चाहे सब्जी गर्म हो रही हो, आई डोंट केयर, पहले बता रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, हाँ मैं बातें लगवा देता हूँ, देख लो, तुम बातें लगवा देता हूँ। हाँ, मेरी बातें बहुत महंगी है, वैसे ही नहीं मिलती जी। ठीक है, कल से बातें नहीं करेंगे भाई, नहीं नहीं, कल से कोई बातें नहीं होगी, नो एनी टाइप ऑफ बातें, जस्ट सीधे सीधे इन स्टडी, ठीक है, सही है। अरे लिख लिया, फीटल ब्लड, यॉर्क से एक पहले, फिर लीवर, फिर बोन मेरो, एटम बोन मेरो, पहले कुछ महीने तक हीमोग्लोबिन में दो अल्फा दो गामा सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या बात लिखी, हो। सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट, जिसको एपीटी टेस्ट बोलते हैं, पता करने के लिए कि फीटल कोई भी ब्लड होता है प्रेगनेंसी में, ब्लड लॉस होता है, तो पता करने के लिए मैटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट। 24 वीक तक 100% जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 गामा होता है, 24 वीक से अल्फा बीटा बनना शुरू हो जाता है। जल्दी, इतना टाइम क्या लगा रहा हो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। 7:20 के बाद तुम्हें पढ़ने में जो जोर आता है, तुम्हारे बॉडी मूवमेंट से पता चलता है, ऐसे पता है भगवान घड़ी टिक टिक फास्ट क्यों नहीं हो रही है, कितनी टेंशन टेंस है तुम्हारे। लिख के जाओ जल्दी, लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, जॉब नहीं लगे तब तक, है ना, सही कह ना, सही बताओ, झूठ तो नहीं कह रहा ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेचारी लड़कियों के साथ हो रहा है।
लड़के तो फिर भी टेंशन नहीं लेते 80-20 होते हुए भी। है। हाँ मुझे पता है। कुछ नहीं होगा। सही बोला। आगे बढ़े। टेंशन। लिखो फटाफट लिखो देखे। तालियों से कुछ होता ना तो ट्रेन में सफर करने वाले सारे अरबपति हो जाते 10 रुपए देके। कुछ नहीं हुआ लिखो। ये लिखो। लिखो। क्या लिखोगे। ऐसे लिखो। लिखो देखे। तो होता नहीं मेंटेन फिगर। 80 होता जा रहा कमी। एक आया था लड़का पसंद उसको पसंद नहीं कर रही मम्मी। लिखो नेक्स्ट। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हो गया क्या। इसमें एक चीज और है एक डाउट है इसमें। टोटल फीटल प्लेसेंटल ब्लड वॉल्यूम एट टर्म। ये फीटो प्लेसेंटल है लेकिन कार्डियक अगर बॉडी का ब्लड वॉल्यूम पूछ लेना तो 80 ml पर केजी होता है ध्यान रखना। फीटस से प्लेसेंटा को इतना जा रहा है जन्म के बाद पूछ लेना 80 ml पर केजी। कितना। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ बॉडी वेट का कौन बताएगा। अरे बॉडी वेट का कितना परसेंट हुआ। सच में नहीं पता चला। ये नॉन सेट में मैथ में क्वेश्चन आ जाए तो 80 ml पर केजी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट। 8% पे होगा 1 किलो का 80 तो 100 का 8 तो 8% ऑफ द बॉडी वेट न्यूबॉर्न ब्लड आंख में इतना ही होता है 6 to 8 सेम होता है ब्लड का परसेंटेज 80 ml पर केजी न्यूबॉर्न में। और हम न्यूबॉर्न में फ्लूइड कितना होता है कौन बताएगा। न्यूबॉर्न में फ्लूइड होता है 1 किलो अगर किसी का वेट है तो 800 ml फ्लूइड है 80 ml नहीं 800 ml पर केजी। न्यूबॉर्न की बॉडी वेट का 80% फ्लूइड होता है। हमारे में होता है 60%। न्यूबॉर्न में होता है 80% 1 किलो के बच्चे में 800 ml पानी है मतलब बच्चा नहीं है पानी है प्योर। जल्दी लिखो। आरबीसी का लाइफ स्पान 80 to 90 डेज। कोई सर नहीं है यहाँ जल्दी करो 2 लाइन और है तो जब बच्चा जन्म लेता है ना तो हीमोग्लोबिन होता है 16 से 18। कितना होता है नॉर्मल है 16 to 18 इज नॉर्मल। इससे कम होता है नहीं होता है। हमारा होता है 12 to 16। उनका होता है 16 से 18। लिख लिया सबने पक्का। एलो 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 प्लेसेंटा कल पढ़ेंगे इतना लिखो 3 लाइन। लगभग बच्चा जन्म लेता है आरबीसी होता है 5 से 6 मिलियन क्यूबिक एमएम। हीमोग्लोबिन 16 से 18 रेटिकुलोसाइट 5% ऑफ टोटल ब्लड। ये आपके न्यूबॉर्न फीटस होगा कल से स्टार्ट होगा मदर की सारी बातें प्लेसेंटा फिर एमनियोटिक फ्लूइड फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह सब। अब सिस्टमेटिक काम शुरू हो चुका है फीटस साइन ऑर्गन सब पढ़ चुके हम। इनको लिखने दो 2 मिनट। 1 मिनट लिखने दो। वही क्या टाइम है।